भारती। सखी सहेली। सखियों सहेलियों श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। तो भाई आकांक्षा जी देखिए, आज हमारे सखी सहेली की जो हमारी टोकरी है और उसमें जो विषय है, तो उसमें सबसे पहले देखिए शुक्रवार का दिन है, तो हम बात तो भाई पहले से व्यंजन से मतलब व्यंजन की जरूर बातें होंगी, है ना। व्यंजन से शुरुआत ना करें मंजरी जी, वो जो खुशबू है ना वो बाद में आए तो ज्यादा अच्छा बाद में आए तो अच्छा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेहद गंभीर विषय, लेकिन उतना ही जरूरी। साथ ही आज सखी विशेष के अंतर्गत बात होगी उस कलाकार की जिन्होंने फुलकारी जी इस कला को देश विदेश तक पहुंचाया, एक नई पहचान दी। हस्तकलाकार पद्मश्री से सम्मानित लाजवंती कौर जी। और आज जो दिवस है भाई उसके बारे में बात करेंगे। तो विश्व नींद दिवस है, तो फिलहाल तो सबने नींद का थोड़ा सा मजा ले ही लिया होगा, है ना। हाँ। या फिर लेने के इरादे में, लेकिन हम कहेंगे भाई अभी मत लीजिए। नींद दिवस की सबको वैसे बधाई दे देते हैं, है ना, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व नींद दिवस है, लेकिन नींद हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है, बिल्कुल वो उस पे बात होगी। नींद दिवस का मतलब ये थोड़ी है मंजरी जी की बस सोते रहे। नहीं, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। भाई मंजरी जी, जब मोर बोलता है, चकोर और कोयल की मधुर वाणी सुनने के लिए या पक्षियों का कलरव सुनने के लिए सवेरे जल्दी उठना होता है। और सवेरे जल्दी आप तब उठेंगे या हम तब उठेंगे जब हम समय से सोएंगे या भरपूर नींद आएगी समय से। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि जब भोर में ये पशु पक्षी बोलते हैं ना, तो अपने आप कानों में आवाज जाती है और हम खुद ही जग जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा माध्यम है जगाने का। देखिए, एक हमारी सखी लिखती है कि नींद है छोटा सा शब्द, लेकिन समय असमय आने लगे तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वक्त बेवक्त खुल जाए तो दिमाग में चिंताएं घुमड़ने लगती हैं। नींद नहीं आती तो एक बीमारी है जो निश्चय ही चिंता का विषय है। नींद की एक बहन भी होती है, जम्हाई, जो एक प्रकार से सिग्नल का काम करती है कि बा अदब बा मुलाहिजा होशियार निंद्रा देवी पधार रही हैं। वैसे आकांक्षा, जब किसी को जम्हाई आती है ना, तो सामने वाला भी देखकर जम्हाई लेने लग जाता है। ये बड़ी दिक्कत होती है इन चीजों में। और इसके आगे लिखती है कि क्लास में बोर लेक्चर हो या ऑफिस की मीटिंग में जो भाषणबाजी होती है उससे भी नींद आने लग जाती है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो भी कितनी नींद आती है ना। तो एक सरल सा समीकरण होता है कि जब रात को नींद न आए तो अक्सर ये कहा जाता था कि कहानी की किताब, हमें कहा जाता था कि भाई कहानी की किताब मत पढ़ो, अपने कोर्स की बुक निकालो, तुरंत नींद आने लगेगी। जैसे ही किताब सामने आएगी तुरंत नींद छाने लगेगी आंखों पर। तो नींद की बात इसलिए कि आज हम मना रहे हैं विश्व नींद दिवस। वैसे इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन और वर्ल्ड स्लीप फेडरेशन के सहयोग से साल 2008 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य नींद में कभी या अनिद्रा की बेहतर रोकथाम और मैनेजमेंट द्वारा दुनिया भर में जो नींद से जुड़ी बीमारियां हैं उनको कम करना। वैसे पहला विश्व निद्रा दिवस 14 मार्च 2008 को मनाया गया था और अच्छी नींद ले, पूरी तरह से जागृत रहें, इस थीम पे आयोजित किया गया था। और निद्रा दिवस की अहमियत को लोग समझे। पर्याप्त नींद लेने यानी 6 से 7 घंटे की नींद से शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। कम नींद होने से क्या होता है, कई बीमारियां घेर लेती हैं और मस्तिष्क में शिथिलता भी आ जाती है और शरीर जो है वो आलस्य से भर जाता है। इसका शरीर पर बुरा प्रभाव ना पड़े, आकांक्षा, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और सही समय पर जागना और सोना, हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसका उल्टा होता है ना। वैसे आजकल के समय में जो बदलती जीवन शैली है उसमें स्मार्टफोन चलाना, देर रात तक जगना, काम करते रहना, तो ऐसे में होता है कि नींद जो है हमारी वो पूरी नहीं हो पाती। और आजकल तो कम उम्र के बच्चे भी रात को कई देर तक जगते रहते हैं, चाहे किसी भी कारण से, और उनके माता पिता परेशान, यानी उनको बच्चों को नींद नहीं आ रही है, उस चिंता में माता पिता को भी नींद नहीं आ रही है, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो नींद से समझौता ना करें, बल्कि पर्याप्त नींद लें। वैसे भी खाने के बाद चाहे आधा घंटा लेटें या 10 मिनट की झपकी लें, ये दोपहर की बात हो रही है, वापस जो शरीर में ऊर्जा होती है ना वो भर जाती है, जिसे एक कहते हैं ना, एक शॉर्ट नैप जो दोपहर की होती है,
एक हल्की छोटी झपकी, हाँ बिल्कुल, वो आपको तरोताजा करने के लिए काफी होती है। और इस वर्ष की थीम है नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। जैसे साल 2022 की थीम थी कि अच्छी नींद स्वस्थ दिमाग खुशहाल दुनिया, और 2008 में थीम थी कि अच्छी तरह से सोएं पूरी तरह से जागे, और इसी तरह 2018 की थीम थी कि नींद की दुनिया में शामिल हो जीवन का आनंद लेने के लिए, अपनी लय को बनाए रखने के लिए। तो भाई ये चीज़ तो है कि नींद कितनी ज़रूरी है। और जैसे कि लिखते हैं कि आज वर्ल्ड स्लीपिंग डे, कहना नहीं होगा कि नींद हर जीव के लिए बेहद ज़रूरी है, और ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। और इस मौसम में तो नींद में भी नींद आती है। हमारे घर में बोलते हैं चैत सोए रोगी, वैशाख सोए भोगी, जेठ सोए जोगी। चैत में सोने पर रोग बढ़ेगा, वैशाख में सोना अच्छा होता है, और जेठ मास में तो जोगी भी सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ये भी कहा जाता है कि ना भूखा न देखे सूखा भात, नींद न देखे सूखा भात, नींद न देखे टूटी खाट। बिल्कुल सही बात। जीवन चक्र, आपकी शारीरिक चक्र अच्छे है तो भूख और नींद ये दोनों चीजें आपसे दूर जा नहीं सकती। क्या बात है। वैसे ही हमारे एक सखी कह रही हैं कि मानसिक बीमारियों से आप बनाए रखें दूरी, इसलिए अच्छी और स्वस्थ नींद है बहुत जरूरी। अगर आपके पास नींद की समस्याओं का हल होगा तो आप सफल होंगे और सुनहरा आपका कल होगा। कम नींद लेकर खुद को बीमार मत बनाया करो, देर रात में अधिक मोबाइल मत चलाया करो। विश्व नींद दिवस की शुभकामनाएं, सोते रहो। क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे मंजरी जी, नींद, विश्व नींद दिवस की बात कर रहे थे। तो हाय रे हाय, नींद ना आए कहने से तो काम चलेगा नहीं। भाई नींद क्यों नहीं आ रही है, उसका कारण पता लगाइए, डॉक्टर के पास जाइए। कहीं ज्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं। वैसे रात में नींद ना आने की बीमारी को इंसोमेनिया कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है तनाव या हार्मोन्स में जो गड़बड़ी होती है, और वातावरण या अपनी दैनिक दिनचर्या, जीवन शैली में होने वाले कुछ बदलाव। वैसे कुछ उपाय अपनाकर जो नींद दूर गई है उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे सोने से पहले अच्छे से हाथ पैर मुंह धोकर साफ धुली चादर बिछाकर सोएं, और रात के समय कमरे में कम रोशनी रखें, है ना। और 4 घंटे पूर्व चाय, कॉफी, चॉकलेट, अन्य जो पदार्थ होते हैं नुकसान पहुंचाते हैं आपके शरीर को, तो उनको आपको नहीं पीना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रात में हल्का भोजन करें, मसालेदार और बहुत गरिष्ठ भोजन करने से बचें, चीनी युक्त भोजन करने से बचें। साथ ही सबसे जरूरी बात कि सोते समय आपका जो प्रिय मोबाइल है उसे अपने से दूर रखें, वो बहुत जरूरी है। हाँ, इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होता है ना, उससे जो आपकी नींद है वो बाधित होती है, मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही भाई मोबाइल हाथ में रहेगा तो आप कुछ न कुछ तो देखते ही रहेंगे। बिल्कुल। देखो, हमारी एक संदेश हमारे पास आया, वो कह रहे हैं कि नींद न आने की स्थिति शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर रोगों तथा समस्याओं का कारण बन सकती है। अच्छी नींद की जरूरत सिर्फ हमारी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए ही नहीं होती, बल्कि मन को प्रसन्न व शांत रखने में भी इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। तो नींद को बुलाने के लिए सोने से पहले कुछ हल्के फुल्के व्यायाम होते हैं जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, वो करें। थोड़ा सा ध्यान किया जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है, और अगर कर सकें आप तो सोने के पहले हल्के गुनगुने गर्म पानी से स्नान करें और ब्रश करके ही सोएं। बिल्कुल। और खाना खाने और सोने के बीच थोड़ा सा अंतर रखें, खाकर थोड़ा सा आप टहल लें, फिर आप सोने के बारे में सोचें। इसीलिए कहा जाता है कि रात का भोजन जो है वो हल्का तो ले ही, लेकिन थोड़ा जल्दी करें। और अगर मन करे तो आप कहानी की किताब भी पढ़कर सो सकते हैं, है ना। वैसे मंजरी जी, जो युवा हैं उनको नींद कम आती है, या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ज्यादा काम या नेट पर लगे रहने के कारण जो समय व्यर्थ हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सिरदर्द की समस्या होती है। तो भाई नींद भरपूर लें, नींद लेने में कंजूसी ना करें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। और एक संदेश और है आकांक्षा कि नींद हमारे लिए भोजन की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अपना जीवन जीने के लिए सक्रिय और स्वस्थ रखती है, जिसकी हम कामना करते हैं। सभी को विश्व नींद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है नींद। और इसी के साथ एक और संदेश है कि लिखते हैं कि जीवन में सांस लेना, भोजन करना और पानी पीना जितना आवश्यक है, नींद भी उतनी ही जरूरी है। जीवन में नींद के महत्व को विज्ञान और शास्त्रों में समझाया गया है। शास्त्रों के
साथ ही विज्ञान इस बात को मानता है कि गलत समय पर सोना, गलत तरीके से सोना या तनाव के कारण नींद न आना व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और नींद के महत्व को समझने के लिए हर साल जैसे कहा गया कि ये स्लीप डे, विश्व नींद दिवस मनाया जाता है, तो इस वर्ष भी मनाया जा रहा है ना। और भोजन के उठने बैठने या व्रत उपवास, इन सब में कुछ कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। बिल्कुल। तो भाई ऐसा अगर कोई पालन करेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो समय पे सोएं और समय पे जगें। बिल्कुल। फिर से हमारा जो सखी विशेष में जो हमारा टॉपिक है पद्मश्री लाजवंती कौर, इनके बारे में हम बात करेंगे कि आपके अंदर की कला की पहचान दिला सकती, जो कोई किसी में भी कोई ना कोई जो आपके अंदर की कला होती है वो आपको एक पहचान दिलाती है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं, हुनर छिपा होता है। और ऐसी ही एक कला है फुलकारी। इस प्रकार की कढ़ाई जो रेशम के रंग बिरंगे धागों से की जाती है, पूरी भरी भरी कढ़ाई की गई फुलकारी बहुत सुंदर लगती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा हमने बताया है, कि लाजवंती कौर जी के बारे में, जिन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में ही अपने पारिवारिक विरासत के कार्य फुलकारी को संजोना सीखा। आज उसी हुनर के जरिए वे देश विदेश तक में फुलकारी से बने वस्त्रों का व्यापार कर रही हैं। जी, बचपन में ही नाना नानी माँ से उन्होंने फुलकारी सीखी और शुरू से ही वो अपने कार्य को पूजा मानकर उसी में लगी रहती थी। पंजाब के पटियाला के त्रिपुरी की रहने वाली लाजवंती कौर फुलकारी की कला को कपड़े पर तराशते हुए अपनी नानी और माँ को देखा करती थी। विभाजन के समय मुल्तान क्षेत्र से पलायन करते हुए उनका परिवार फुलकारी की पारंपरिक कलाकृति को यहाँ लेकर आ गया। वैसे पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं रही, तो बस इस कढ़ाई को वे बड़े चाव से किया करती। लगातार 58 सालों से निरंतर वे अपने काम में लगी हुई हैं और करीब 50 देशों का दौरा कर चुकी हैं। वे कहती हैं आज महिलाएं चाहे तो कोई भी हुनर सीखकर पैसे कमा सकती हैं, बस मोबाइल पर ज्यादा समय ना दे, आगे बढ़ सकती हैं। सैकड़ों महिलाओं के जीवन में खुशियों के रंग भरे हैं, साथ ही इस तरह से उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। लाजवंती अपनी कला के जरिए से कई राज्यों के महिलाओं को ये कला सिखा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक की महिलाएं ये काम सीख रही हैं। बचपन में वे अपने कपड़े खुद सिला करती थी। विवाह शादी में कढ़ाई वाले सूट समेत और कपड़े भी खुद ही तैयार करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी कला को अपना कर उन्होंने अपना रोजगार बना लिया। तो कहते हैं ना कि आकांक्षा की जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल। और शादी के बाद भी वे इस रोजगार से जुड़ी रही, इसे आगे बनाने का फैसला किया। कपड़े बाजार में बेचे और फिर धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी। अकेले तो कोई काम होता नहीं, इसलिए महिलाओं की इन्होंने एक टीम बनाई। फिर देखते देखते कार्य प्रगति करने लगा। लाजवंती जरूरतमंद महिलाओं को फुलकारी के छापे, कपड़े और रील की सामग्री उपलब्ध कराती। इस तरह से उनसे तैयार माल बिकवाती और आज वे सबकी प्रेरणा बन चुकी हैं। और पिछले 4 दशकों से पारंपरिक फुलवारी का प्रमोशन करती आ रही हैं ताकि देश की कला को हर ओर पहचान मिल सके। आज उनके 4 बच्चे, जो उनके 5 बच्चे हैं, उनके 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो भी फुलकारी में काम कर रहे हैं। उन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है और 2 बच्चों को 2008 में और 2 को 2010 में मिला था। लाजवंती जी को 1993 में फुलकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तब से वे कई अवार्ड पा चुके हैं और राष्ट्रपति द्वारा 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और राजस्थान के एक विश्वविद्यालय की तरफ से मानद उपाधि भी मिली। उन्होंने कुछ बच्चियों को गोद भी लिया हुआ है। उनको भी काम सिखाया, आगे बढ़ाया। जिन बच्चों का अपना कोई नहीं होता उन्हें वे अपनाती हैं। नशे को छुड़वा कर काम पर लगाया। साल 2014 की हुनर हाट से उन्होंने शुरुआत की और आज वे फैशन के हिसाब से कपड़े बनाती हैं, क्योंकि सूट और साड़ी की मांग थोड़ी कम हुई है, बंद नहीं हुई है, लेकिन लड़कियों को स्टोल है, शॉर्ट कुर्ती है, कई सारे तरीके के जो टॉप होते हैं उन पर कढ़ाई वे करती हैं। तो जैसी मांग होती है उस तरीके से वे उपलब्ध करवाती हैं। बिल्कुल। और भाई फुलकारी कला कलाकारों के लिए अब एक बड़ा व्यवसाय बन गया है और ख़ास तौर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आर्थिक मदद भी हो जाती है ना। तो फिर इतनी अच्छी सी बात है कि कोई भी अपने हुनर से कुछ भी कर सकता है ना जी। और देखिए हम लोग बात करने वाले ना कि प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ ज़रूरी बात ये थी मंजरी जी, भाई धोखाधड़ी की जब हम घटनाएं सुनते हैं कि कई तरह से, जैसे ऑनलाइन हमने कोई चीज़ मंगाई
कई तरह के जो घटनाएं होती है ना वो सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं। तो इसी तरह की एक कुछ नई चीजें इन दिनों सुनने में आ रही हैं और पुलिस द्वारा उसके बारे में सूचित भी किया जा रहा है कि एक नए तरीके से लोगों को फंसाने के लिए जानबूझकर आपके खाते में या आपके जो ऑनलाइन जो आपका वॉलेट होता है उसमें कोई पैसे डालता है और आपको ये बताने के लिए कॉल करता है कि गलती से वो पैसा आपके खाते में या उस ऑनलाइन आपका जो बटुआ है एक तरह से कहा जा सकता है उसमें आ चुका है, तो आप कृपया ये पैसे हमें वापस कर दें। बिल्कुल। अब आप हम अगर ऐसा कोई कॉल हमें आएगा तो हम भी चकरा जाएंगे। बिल्कुल, हम सोचेंगे ना कि उन्हें अपना पैसा भेज दें कि भाई गलती से भाई बेचारे का पैसा हमारे पास आ गया है तो हम उसे दे दें, तो वापस उसके नंबर पे भेजने का वो सामने से अनुरोध होता रहता है। तो अगर हम पैसे वापस भेजते हैं तो ये एक तरीका है हमारा खाता हैक करने का। इसीलिए यदि अगर हमें ऐसा कॉल आता है कि खाते में गलत तरीके से पैसे डाले गए हैं तो तुरंत उस पर कोई एक्शन न लेते हुए आप ये करें कि कॉल करने वाले को आईडी प्रूफ के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे आने के लिए कहें, और अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा हुआ है, तो अगर आप पैसा वापस कर रहे हैं तो उसे नकद के रूप में करें पुलिस स्टेशन में, पुलिस के सामने। कृपया ध्यान दें कि ये जो इस तरीके की जो धोखाधड़ी की बातें हैं, इनसे हम तभी बच सकते हैं जब हम सतर्क रहेंगे इन सारी चीज़ों के जरिए। जब हम साइबर धोखाधड़ी की बात करते हैं मंजरी जी, तो कई तरीके की चीज़ें आ जाती हैं भाई। जैसे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू अगर हमने अपना OTP किसी को बता दिया तो हमारा खाता हैक हो सकता है या खाते से पैसे निकल सकते हैं। कई बार कॉल भी आती है ना, आपके मोबाइल पर कोई और मैसेजेस आती हैं कि आप इतना पैसा जीत रहे हैं, इस तरह की चीजें मैसेज आती हैं, तो उनको भी मत टच करें। बिल्कुल, इस तरह के लालच में ना रहें। ऐसे मैसेजेस में अगर कोई लिंक है तो बिल्कुल उन लिंक्स पे ना जाएं, आपका खाता खाली हो सकता है। कई तरह की और चीज़ें भी इससे जुड़ी होती हैं। कई सारे एप्लीकेशंस हो सकता है धोखे के नाम पे आपसे कहा जाए कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बिल्कुल। और वो एप्लीकेशन कुछ ऐसे होते हैं जिससे आपके मोबाइल एक तरह से आपका मोबाइल आप दूसरे के हाथ में पकड़ा देते। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। आप मोबाइल यूज करें, स्मार्टफोन यूज करें, लेकिन आप हमेशा कोई भी मैसेज आए, कुछ भी कॉल आए, आपकी जानने वाली कॉल नहीं तो आप रिसीव ही मत कीजिए, और मैसेज को तो बिल्कुल ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, जहां आपको मन में संशय आए तो ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई मत करिए, ऐसे कॉल्स को रिप्लाई मत करिए। अगर कोई कह भी रहा है कि फला जगह पर आके हमें पैसे लौटा दीजिए, तो बिल्कुल नहीं, आपको झांसे में नहीं आना है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल। और हमें और भी सतर्क और सुरक्षित रहना है स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि जो आजकल दिखाता है कि प्लास्टिक के जो इस्तेमाल हो रहा है वो तेजी से हो रहा था बीच में, तो अभी तो उस पर बैन लग गया है कि कोई भी इन चीजों को इस्तेमाल ना करे। ऐसा है मंजरी जी कि हमारी जो रोजमर्रा की जीवन शैली है ना, उसमें हर जगह और हर काम में कहीं जो प्लास्टिक है ना, इसकी घुसपैठ हो चुकी है और बाकायदा धड़ल्ले से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, न चाहते हुए भी, अनजाने में ही हम उसे इस्तेमाल करते हैं। भाई सुबह आंख खुलने से लेकर देखिए हमारा जो ब्रश है वो प्लास्टिक का बना रहता है, और जो टंग क्लीनर होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। तो कोशिश करें कि उसकी जगह हम तांबे की इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील की इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहा गया ना, जैसे बाजार जाना होता है तो उस समय ये होता है कि पहले जो बैग होते थे वही लेके चले जा रहे हैं प्लास्टिक के, लेकिन उनकी जगह अब क्या है कि आप कपड़े के बैग भी ले जा सकते हैं, बना करके रख लें, पुराने कपड़ों से बना लें या नए बैग खरीद लें। इस तरह से भी आप प्लास्टिक के इस्तेमाल से बच सकते हैं। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो सालों साल 500 से लेकर 1000 सालों तक वो विघटित नहीं होती। पर्यावरण में वो जिस रूप में है उसी रूप में पड़ी रहती है। तो सोचिए, हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हमारी आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उसका इस्तेमाल तो नहीं करेंगी, लेकिन वो उनके लिए कचरे के रूप में कहीं ना कहीं पर्यावरण में इकट्ठा होता रहेगा। हमारी एक सखी कह रही है कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, ये जाने बिना ही कि इससे पर्यावरण के साथ साथ हमारी सेहत को कितना नुकसान होता है। वैसे तो समय समय पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए जो जागरूकता है वो चलाई जाती है मुहिम, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें।
बिल्कुल। और आकांक्षा, इसी के साथ जो हम लोग घर में देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने का है इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, तो उसकी जगह आप तांबे की बोतल है, स्टील की बोतलें ले सकते हैं या कांच की बोतलें भी इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं। और इसके साथ साथ देखा गया कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब दूध वाली बॉटल होती है, उनकी दूध पीने की बॉटल, तो वो प्लास्टिक की रहती है, तो उसकी जगह उसमें जर्म्स, कीटाणु संक्रमण होने का बहुत खतरा रहता है। उसकी जगह आप स्टील की ले सकते हैं, कांच की ले सकते हैं। एक समय था मंजरी जी, जब हमारा जो भारतीय रसोई घर था, उसमें जो स्टील के डब्बे, जो कंटेनर होते थे ना, जिनमें सामान भर के रखा जाता था, वो या तो स्टील के होते थे या तो पीतल या तांबे के होते थे और सालों साल चलते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, उन डब्बों की जगह ले ली प्लास्टिक के कंटेनरों ने, या प्लास्टिक की छोटी छोटी जो हैंडी बॉटल्स रहती है ना, जो हल्की रहती हैं उतारने में, उसने जगह ले ली। अब हम करते क्या है कि उसमें अपने खाने पीने की जो चीजें हैं वो उसमें संग्रहित करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही ये जो प्लास्टिक है हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, पूरा एकदम छा गई है जिसे कहते हैं। और अब हमें कोशिश ये करनी है कि इसे धीरे धीरे अपने जीवन से थोड़ा करके हटाना है। आपने जो बच्चों की बात की ना, तो बच्चों के दांत निकलते समय देखिए, इन दिनों होता क्या है, बच्चों के दांत निकलते हैं तो बड़े टीसते हैं, तो हमने टीथर के रूप में जो चीज पकड़ाते हैं वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, वो भी प्लास्टिक की, तो कितनी नुकसान वाली और बच्चा जो है वो बचपन से ही एक तरह से प्लास्टिक है उसके मुंह में जा रहा है, धीरे धीरे छोटा ही सही। अब कहीं ना कहीं वो यहाँ इस्तेमाल तो हो रहा है। तो टीथर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को प्लास्टिक का कोई खिलौना पकड़ाने की जगह गाजर का बड़ा टुकड़ा है या खीरे के बड़े टुकड़े हैं, उन्हें ठंडा करके दे दीजिए। इससे बच्चे के मसूड़ों को राहत भी मिलेगी, और जब दांत टीसता है तो उसे कुछ काटने का मन करता है तो वो उसी को चबाएगा। ये आकांक्षा जी बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। और इसी के साथ साथ जो हम लोग अभी आप बता रहे थे ना कि बच्चों की बात है, तो जो टिफिन होता है बच्चों का, उसको भी बदल दे। स्टील के, प्लास्टिक का जो टिफिन होता है उसके ढक्कन में एक रबर लगी रहती है, तो उसके अंदर हमेशा ऑयल या कुछ भी खाने की चीज फंस जाती है, तो हम ज्यादातर बहुत कम लोग उसको निकाल के धोने की कोशिश करते हैं, तो वो हटाई दे, उसकी जगह आप स्टील का ले लें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। भाई प्लास्टिक के बर्तन में, टिफिन में या डब्बे में जब गर्म खाना भरा जाता है, तो वो, ये तो वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, डॉक्टरों की भी सलाह रहती है कि गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनरों में या डिब्बों में ना भरें। जो एक कुछ टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, वो गरम खाना जब प्लास्टिक के संपर्क में आता है तो वो उससे रिलीज होता है प्लास्टिक से। और जैसे फ्रिज में रखना है, तो फ्रिज में जब डिब्बे रखते हैं तो उस प्लास्टिक के डिब्बे रखने से बचे, उसकी जगह आप स्टील के कटोरदान ले सकते हैं या कांच का डिब्बा होता है वो आप ले सकते हैं। डोंगे में आप ढक के प्लेट के थ्रू रख सकते हैं। मतलब जितना भी जहां पे आपकी नजर जा रही कि हम कैसे इस चीज को कम करें, तो उन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान दें। और जो डिस्पोजेबल बर्तन जो होते हैं, जो प्लास्टिक से बने होते हैं, जैसे चम्मचे हो गए या डिस्पोजेबल ग्लास हो गए, भाई चाय पीते हैं हम, थर्माकोल का बना होता है या थर्माकोल का रहता है, वो भी नुकसान। ये जो प्लास्टिक से बने जो बर्तन होते हैं, ये जो कहते हैं ना एक बार के इस्तेमाल के लिए जो बने होते हैं, वन टाइम यूज के लिए होते हैं, ये बेहद खतरनाक होते हैं। इनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए। सोचिए हम एक बार उसे इस्तेमाल करते हैं और उसे फिर यूं ही जब हम फेंकते हैं तो है तो वो प्लास्टिक की ही चीज, कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो ही रहा है। बिल्कुल। सबसे अच्छी जो चीज है पर्यावरण को बचाने के लिए, वो हम ये कर सकते हैं कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ये जो ट्रिपल आर, 3R का ये जो फॉर्मूला है, अगर हम उसे ध्यान में रखेंगे तो धीरे ही सही हम किसी न किसी रूप में पर्यावरण को थोड़ी सी मदद तो कर रहे हैं। बिल्कुल। और मदद करने के लिए बहुत जागरूक भी रहना चाहिए। और जो ऐसे सामान चुने, जैसे कि आप मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़े का आप इस्तेमाल कीजिए, पानी उसमें रख के पीजिए। दही जमाना है तो मिट्टी का जो एक कुंडी जैसी आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मतलब बहुत सी चीज़ें इनको आप देख सकते हैं। और जो शरबत पीने के लिए आप स्ट्रा यूज करते हैं वो मत करें, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो माइक्रोवेव में जब खाना हम गर्म करने के लिए रखते हैं, तो जो माइक्रोवेव से बने ही कांच के बाउल होते हैं उनको ही रखें। बिल्कुल, है ना, तो उससे खाना एकदम सही रहता है। और वैसे तो आप ताज़ा बनाइए, ताज़ा खा लीजिए, सबसे अच्छा है ना आकांक्षा? बिल्कुल। और सिरेमिक जार का प्रयोग कर सकते हैं। डब्बा बंद भोजन से भी बचें जी।
और साथ ही बेहद ज़रूरी ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाजार जब जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुकानदार से प्लास्टिक की थैलियां ना मांगे, वही अपना कपड़े का बैग घर से लेकर जाएं या कागज़ का थैला लेकर जाएं। और साथ ही जो स्ट्रॉ होती है जिससे हम नारियल पानी या कुछ भी जूस वगैरह पीते हैं, वो उस स्ट्रॉ का इस्तेमाल बंद कर दें। वो छोटी सी प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती है जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसी कितनी स्ट्रॉ जमा हो जाती है। और आकांक्षा जो उसकी जगह प्लास्टिक खत्म करने की, जो अपने आप प्लास्टिक को जला के सोचते हैं जला दें खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप जो कचरे का डिब्बा बनाया गया कि सूखा कचरा है, गीला कचरा है, तो आप उस तरह से उसमें डाल करके रख सकते हैं। बिल्कुल, जो हम स्ट्रॉ की बात कर रहे थे तो कागज की स्ट्रॉ हो गई, या अब तो पत्तों से बने जो दोने पत्तल आने लगे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ध्यान रखना है और भाई पर्यावरण के प्रति जागरूक भी रहना। अच्छा, प्लास्टिक की जो बात कर रहे थे तो हमारे ये आया है कि प्लास्टिक से बचने के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास करें। जैसे घर से पानी की बोतल साथ लेकर चलें, कपड़े के थैलों का उपयोग करें, प्लास्टिक की कटलरी, कप, गिलास, स्ट्रॉ आदि का उपयोग बिल्कुल न करें। आजकल स्टील के स्ट्रॉ आते हैं, उनका उपयोग कीजिए और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को न कहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है। और आकांक्षा, अब ये सभी को गाना सुन के तो अच्छा लग गया होगा, मजा आया होगा ना। अब ये तो वो ही बता सकते हैं ना। तो चलो अब हम लोग व्यंजन की बात करते हैं ना, कि हमारी एक सखी ने भेजा है लिख करके, मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक, सहजन मुनगा की सब्जी के बारे में लिखा है कि अभी बाजार में बेहद ही कोमल नाजुक नाजुक सहजन की छड़ी मिल रही है। इन नाजुक सहजन की छड़ी को एक एक उंगली के बराबर काट लें। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं और आलू भी मिलाकर बना सकते हैं। मसाले में थोड़ी पिसी राई, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लहसुन, हरी मिर्च, इसको बारीक काट पीस लें और कढ़ाई में पंचफोरन तेल डालना है और पंचफोरन डालना है। उसके बाद आलू और प्याज को भून लेना है। जब आलू भुन जाए तो इसमें पिसे मसाले डाल देने हैं और देसी टमाटर इसमें डालना है। जब मसाले टमाटर अच्छे से खूब भून जाए तब आप सहजन की फलियों को जो आपने काटी थी वो इसमें डाल दीजिए और थोड़ी देर भुने, पानी डाल दें। बेहद मुलायम और लजीज सब्जी तैयार हो जाती है और इसे चावल की रोटी के साथ खाएं। हमारे प्रांत में चैत महीने में ये काफी खाया जाता है। और ये जो सहजन होता है, इसकी जो कलियां होती हैं उनकी भी सब्जी आप ऐसी बना सकते हैं, जीरा और टमाटर प्याज डाल के, वो बहुत अच्छी बनती है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना आकांक्षा, उसका साग भी बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल, तो और ये अपने आप में बेहद पौष्टिक होता है। कई विटामिन इसमें होते हैं जो शरीर को बेहद फायदा करते हैं। और करी की आपने बात कही तो करी पे एक हमारे श्रोता ने कुछ जानकारी भेजी है कि भारतीय ग्रेवी, जिसे करी यानी कढ़ी, तीवण या झोल कहा जाता है, उसका अपना अलग इतिहास है। भारतीय करी का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में जब भारत आने के लिए केवल खैबर दर्रा ही एकमात्र मार्ग था, क्योंकि उन दिनों समुद्री मार्ग की खोज भी नहीं हुई थी। उन दिनों में भी यहाँ आने वाले विदेशी व्यापारियों को भारतीय भोजन इतना अधिक भाता था कि वे इसे पकाने की विधि सीख कर जाया करते थे और भारत के मोतियों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध गर्म सांबार मसाला मोल लेकर अपने साथ ले जाना कभी नहीं भूलते। करी शब्द तमिल के कैकारी, जिसका अर्थ होता है विभिन्न सांबारों मसालों के साथ पकाई गई भाजी, इससे बना है। तो ब्रिटिश शासनकाल में कैकारी अंग्रेजों को इतना भाया कि उन्होंने उसे काट छाट कर छोटा कर दिया और कैकारी को बना दिया करी। आज तो यूरोपियन देशों में भी करी भारतीय पकवानों का पर्याय बन गया है। क्या बात है, बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी है। इतनी अच्छी सी जानकारी के लिए इनको धन्यवाद देते हैं। और अब हम क्या पकाएंगे? और हम पकाने जा रहे हैं, देखो एक बार बात हुई थी ना खसखस की, तो हम खसखस के हलवे की रेसिपी आज सबको बताएंगे। तो इसका खसखस का हलवा बनाने की सामग्री है कि खसखस इसमें 100 ग्राम लेना है। इसको अच्छे से आप बीन के देख लीजिए, कणवण ना हो, कंकड़ वंकड़ छोटे छोटे। और 150 ग्राम चीनी लेनी है और 1 कप दूध लेना है। 1 तिहाई कप देसी घी लेना है और दूध 1 गिलास, बादाम 20 कतरे हुए, इलायची पाउडर आधा चम्मच लेना है। खसखस को 4-5 घंटे पहले आपको इसको पानी में अच्छे से 2-3 बार धो करके भिगो देना है, या तो आप इसे रात भर भी भिगो सकते हैं। फिर सुबह जब बनाना हो तो इसे मिक्सर में डाल करके इसका जो पानी है वो पहले हटा देंगे और खसखस लेकर के भीगा हुआ मिक्सर के पॉट में डालेंगे। उसमें 2-3 चम्मच दूध डालेंगे और इसको एकदम बारीक पीसना है मिक्सी में। और खसखस को जैसा कि हमने कहा है कि रात भर भीगा रहेगा तो अच्छा पीसेगा। अब और एक पैन लेना है, उसमें 2 बड़ा चम्मच घी डालकर खसखस का
पेस्ट डाल देना है और रंग बदलते तक चलाते हुए इसको भूनना है। चलाना इसको लगातार है और जब भुनने की महक आ जाए, थोड़ा सा कलर भी बदल जाएगा सुनहरा सा, तो गैस बंद कर दें और इसे एक प्याले में निकाल लें। और उसी पैन में 1 गिलास दूध और चीनी डालनी है और अच्छा सा जब उबाल आ जाए, जब वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे, तब भुना हुआ खसखस जो है आपने रखा था वो उसमें डाल दीजिए। और गाढ़ा होने पर, जब वो खूब गाढ़ा हो जाए भुनते भुनते, तो उसमें इलायची पाउडर और कतरे हुए मेवे डाल दें और ऊपर से देसी घी 2 चम्मच डालें और बस तैयार हो गया आपका। ये अच्छे से भुन जाएगा, फिर आप इसको निकाल लीजिए एक बाउल में और ऊपर से कतरे हुए बादाम से सजा दीजिए, तो आपका खसखस का हलवा तैयार हो जाएगा। क्या बात है। अब हलवा खाया है तो जैसे हम हलवा पूरी कहा करते थे, पूरी तो नहीं लेकिन पराठा खाया जा सकता है, और ये है सूजी का पैन पराठा। सामग्री है कि एक बाउल में आधा कप ताज़ा दही लें, उसमें 1.5 कप सूजी डालें और इसे अच्छे से मिला लें, फिर आधा कप पानी डालें और अच्छे से मिला लें। अब विधि और सामग्री एक ही साथ हम बताते चल रहे हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, साथ ही 2 उबले आलू डालें और इसे पीस लें। मिक्सर में डालकर इन सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेना है। एक बर्तन में इस मिक्सचर को वापस निकालें और इसमें कटी हुई सब्जियां। अब कटी हुई सब्जियों में 1 प्याज कटा हुआ, कड़ी पत्ता, गाजर कद्दूकस की हुई लेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। साथ ही 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया की हरी पत्तियां बारीक कटी हुई, इन्हें डालें और उस मिश्रण में मिला लें। इसमें पत्ता गोभी 1 कटोरी डालें और ना, मतलब अगर नहीं डालना हो तो ना भी डालें। फिर हींग और नमक डाल लें और इसे, इस जो मिश्रण है आपका, उसे अच्छे से मिला लें। अब बनाने से पहले आधा चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए और मिला लीजिए। इसमें आधा चम्मच फ्रूट सॉल्ट या जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं वो भी डाला जा सकता है, और आधा चम्मच ये जो बेकिंग पाउडर है आधे या उससे थोड़ा कम डालेंगे तो ही चलेगा। अब पैन, जो बर्तन है आपका, जो तवा है या हॉट पैन है, उसमें ले थोड़ा सा तेल लगाएं, थोड़ी सरसों के दाने डालें और 2 बड़ा चम्मच बैटर जो आपका जो मिश्रण है वो डालें और फैला लें, फिर ढक दें। 2 से 3 मिनट इसे ढके हुए पकाएं और उसके बाद पलटें और दूसरी तरफ पका लें। बस आपका ये जो पैन पराठा है सूजी का तैयार हो गया। इसे आप नारियल की चटनी या पुदीने धनिए की चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ परस सकते हैं। तो आकांक्षा जी देखो, उन्होंने कितनी सारी बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और समय तेजी से चला जा रहा है ना। जी, ये जो गीत कह रहा था ना, मन डोले मन बोले, मन तभी बोलेगा जब मन होगा स्वस्थ, और मन और तन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है भरपूर नींद लेना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ ही साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। बिल्कुल। तो नींद का ख्याल रखें और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और हम लेते हैं और हमें इजाजत दें। बिल्कुल। तो मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।